नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल पेशे सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरिया का फुल डे टेस्ट 11 देखेंगे 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बताइए पहला क्वेश्चन कि डार्क वेब क्या है। तो डार्क वेब क्या है? तो ये एक सर्च इंजन द्वारा आसानी से न मिलने वाला इंटरनेट का हिस्सा है। डार्क वेब क्या है? तो सर्च इंजन द्वारा आसानी से न मिलने वाला इंटरनेट का हिस्सा है। सेकंड का क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सी तकनीक स्मार्ट ग्लास को संभव बनाती है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी। कौन सा तकनीक जो है स्मार्ट ग्लास को संभव बनाती है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी। बायोचिप किस में उपयोग होती है। तो जैविक विश्लेषण में। बायोचिप किस में उपयोग होती है। तो जैविक विश्लेषण में। फोर्थ नंबर कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो वो है लीवर यानी यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। भारत का पहला स्वदेशी सुपर फास्ट माने सुपर कंप्यूटर कौन सा था। कौन सा था? तब वो था परम 8000। परम 8000। ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर तो परम 8000। शिशुओं में स्कर्वी रोग की रोकथाम के लिए केवल दूध पर आधारित आहार क्यों अपर्याप्त माना जाता है। तब वो है दूध में विटामिन सी की अधिकता होती है। शिशुओं में स्कर्वी रोग की रोकथाम के लिए केवल दूध पर आधारित आहार क्यों अपर्याप्त माना जाता है। तो दूध में विटामिन सी की कमी होती है। 7 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि शाकाहारी लोगों के लिए फलियां पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत क्यों मानी जाती है। तो क्योंकि इनमें प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीभ का स्वाद है। तो जीभ का स्वाद कौन है। तो कड़वा जीभ का स्वाद है। लेकिन बाकी जो मसालेदार है तीखा है ये जीभ का स्वाद नहीं होता है। पौधों में अक्षीय कलियां कहाँ स्थित होती है। तो वो होती है पत्ती और तने के जोड़ पर नई शाखाएं पत्तियां या पुष्प उत्पन्न करने के लिए। पौधों में अक्षीय कलियां कहाँ स्थित होती है। तो पत्ती और तने के जोड़ पर यानी नोड पर नई शाखाएं पत्तियां या पुष्प उत्पन्न करने के लिए। 10 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। 10 नंबर का क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो 10 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो लार के लिए सुक्रेज नहीं बल्कि टाइलिन होगा। लार में कौन सा पाया जाता है। तो टाइलिन। जठर रेस में रेनिन और पेप्सिन। तो जठर रस में क्या पाया जाता है। रेनिन और पेप्सिन। और अग्नाशय में एमाइलेज। एमाइलेज के साथ साथ याद रखिएगा ट्रिप्सिन भी पाया जाता है। तो एमाइलेज ट्रिप्सिन और लाइपेज ये पाया जाता है अग्नाशय में। और आंतरीय रस में क्या पाया जाता है। इरेप्सिन। और इरेप्सिन के बाद सुक्रेज पाया जाता है। सुक्रेज इरेप्सिन सुक्रेज और लैक्टेज और पाया जाता है। इसमें भी लाइपेज पाया जाता है। और माल्टेज तो आप इतना याद रखिएगा कि आंतरीय रस में इरेप्सिन सुक्रोज और लैक्टोज और लाइपेन और माल्टोज पाया जाता है। 11 नंबर का प्रश्न कौन सा कथन सही है बताने कह रहा है। तो इसमें से जो सही कथन होगा वो बी होगा। 1 3 4 हो जाएगा कि लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। तो ये बात सही है। ठीक है। लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। और ये दूसरा पॉइंट गलत कह रहा है कि लसिका ग्लूकोज का निर्माण करती है। तो लसिका है जो लिम्फोसाइट का निर्माण करती है ना कि ग्लूकोज का। किसका निर्माण करती है। तो लिम्फोसाइट का निर्माण करती है लसिका। लसिका जो ही है वो घाव भरने में सहायता करती है। और लसिका ऊतकों से शिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करती है। तो ऊतक से शिरा में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण लसिका ही करती है।
जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सा सिक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो वो है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। तो पहले जान लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 13 नंबर में कह रहा है कि जो जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए में से संबंधित संरचना प्रस्तुत की, वह द्विकुंडलीय संरचना है। द्विकुंडलीय संरचना है। जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए से संबंधित संरचना प्रस्तुत की, वह द्विकुंडलित संरचना है। निम्नलिखित में से कौन अर्धसूत्री विभाजन से संबंधित सही नहीं है? तो अर्धसूत्री विभाजन से संबंधित कौन नहीं है? तो इस विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है? तो इस विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है, तो ये बात सही है। माने सारे के सारे पॉइंट क्या हैं? सही हैं कि क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त रासायनिक यौगिक पाया जाता है। तो ये पॉइंट भी क्या है? सही है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त रासायनिक यौगिक पाया जाता है। और क्रोमोप्लास्ट एक रंगीन लवक है। तो ये भी सही है कि क्रोमोप्लास्ट एक रंगीन लवक है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो वो जो कथन होगा सत्य ये कि चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, पर भार कम हो जाएगा। देखिए, जो मास होता है ना पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है, लेकिन वेट हमेशा डिफरेंट सिचुएशन में चेंज कर जाता है। हम लोग देखेंगे 17 नंबर का प्रश्न। 17 में कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है और पढ़ के आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन, मतलब कथन और कारण देखिए। तो कथन और कारण में है कि पहला, स्ट्रेन यानी कि विकृति एक मात्रक रहित राशि है, माने ये यूनिट लेस राशि है। और विकृति वस्तु की लंबाई में हुए परिवर्तन और उसकी मूल लंबाई को के अनुपात को दर्शाती है। माने स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन की चेंज इन लेंथ अपटा ओरिजिनल लेंथ होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन तापमान मापन और स्केल रूपांतरण के संदर्भ में गलत है? तो वो गलत कथन कौन है ये बताने कह रहा है। तो इसमें से देखिए, फॉर्मूला हम बता देते हैं, उसके अनुसार काम कर लीजिएगा। C माइनस 0 अपॉन 100, F माइनस 32 अपॉन 80 और इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100। इससे आप लोग निकाल लीजिएगा और फिर पता चलेगा कि ये वाला जो है गलत है। बाकी सब बारी बारी से निकालना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग खुद से कर लीजिएगा। 19 नंबर का देख लीजिए क्या कह रहा है, मिलान करने कह रहा है। तो अवतल दर्पण से का उपयोग कहाँ होता है? तो सौर भट्टी में ऊष्मा केंद्रित करना। सौर भट्टी में ऊष्मा केंद्रित करना अवतल दर्पण का काम है। और उत्तल लेंस का वाहन उत्तल लेंस नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे भी दर्पण ही होगा। तो उत्तल दर्पण का काम क्या है? तो वाहन के पीछे देखने हेतु। और उत्तल दर्पण फिर से देखिए, ये उल्टा कर दिया है। दृष्टि दोष सुधारक यहाँ पे एक्चुअली उल्टा कर दिया है। यहाँ पे दर्पण नहीं लेंस हो जाएगा, ठीक है, लेंस। और समतल दर्पण के लिए समान परावर्तन के लिए, समान परावर्तन के लिए, ठीक है। तो ये वाला दर्पण के जगह पर लेंस हो जाएगा। तो इसका आंसर जो दिया है ये वाला, इसीलिए मैंने चेंज किया। लेकिन अगर ये दर्पण लेंस चेंज ना करें तो इसके आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ये वाला, ठीक है, ऐसे। बाकी अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो सही कथन है कि माइक्रोस्कोप प्रकाश का अपवर्तन विशेषताओं का उपयोग करता है। माइक्रोस्कोप जो है प्रकाश की अपवर्तन विशेषताओं का उपयोग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है कि एक्सरे पराबैंगनी और किरणों की तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। एक्सरे
और पराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। ये सही है। और एक एंगस्ट्रॉम वाला मैं आपको एंगस्ट्रॉम बता दूं मैं आप लोग को कि 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। 22 नंबर कह रहा है कि यदि सरल लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी कला अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी कला अवधि दोगुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 2 गुना। इस फॉर्मूला पे आप लोग इसको सेट करिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, टी इक्वल टू 2 पाई √LG। स्विमिंग पूल में तैरने से मनुष्य की त्वचा निम्नलिखित में से किसके कारण शुष्क और खुरदुरी तथा कड़ी हो जाती है? स्विमिंग पूल में तैरने से मनुष्य की त्वचा निम्नलिखित में से किसके कारण शुष्क, खुरदरी तथा कड़ी हो जाती है? तो उसका कारण होता है क्लोरीन। क्लोरीन के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखिए कि कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो इसमें से पहला कह रहा है कि श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्त नलिका यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब में निम्न दाब पर मरकरी की वाष्प में उत्पन्न होती है। तो ये पॉइंट बिल्कुल ही सही है कि श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्त नलिका में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में उत्पन्न होती है। जब विद्युत प्रवाह ट्यूब से गुजरता है तो पारे के परमाणु उत्तेजित होकर पराबैंगनी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जब विद्युत प्रवाह ट्यूब से गुजरता है तो पारे के परमाणु उत्तेजित होकर पराबैंगनी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अब वो है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का क्या नाम है रासायनिक नाम? तो एस्कॉर्बिक एसिड। सौर विकिरण में दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किसके रेंज के पास होता है? प्रास का मतलब रेंज होता है। अब वो होता है 400 से 700 नैनोमीटर। 400 से 700 नैनोमीटर। रडार तकनीक में वस्तु की दूरी और गति का पता लगाने के लिए कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है माइक्रोवेव तरंगे। किसका किया जाता है? माइक्रोवेव तरंगे। जब संपीड़ित गैस को किसी कमरे में छोड़ा जाता है तो तापमान में गिरावट देखी जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण है वो है गैस का वाष्पीकरण हीट को अवशोषित करता है। हीट को अवशोषित करता है जिससे तापमान कम होता है। जिससे क्या होता है? तापमान कम होता है। ठीक है, जिससे तापमान कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, ऑक्सीजनोमीटर से वायु दाब नहीं मापा जाता है बल्कि रक्त दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? रक्त दाब मापा जाता है। और सामान्यतः जो मनुष्य का रक्त दाब होता है वो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। 80 mm ऑफ Hg होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है 120/80 mm ऑफ Hg। और ए मीटर से क्या किया जाता है? तो विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत धारा मापा जाता है। और एनीमोमीटर से हवा की गति व शक्ति मापा जाता है। हवा की गति एवं शक्ति। और एक्सेलेरोमीटर से गोले की त्रिज्या मापा जाता है। और एक ठो और याद रख लीजिए, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से जो सही कथन नहीं होगा वो होगा कि गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा होता है। नहीं, गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं होती है। स्थितिज ऊर्जा होता है संचित ऊर्जा। बाकी सब सही कह रहा है कि ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो ये बात सही है। वेग में परिवर्तन होने पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। सही है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा होती है। तो ये अभी मैंने बताया है। अब इसके आगे जो है मतलब कि मैथ रीजनिंग्स है। तो हम लोग जो देखेंगे 41 नंबर प्रश्न से। और 41 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस करंट अफेयर की किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पहला महिला अध्यक्ष बनाया गया? तो वो बनाया गया वो बनाया गया, किसको बनाया गया? तो वो बनाया गया है, अच्छा क्या पूछ रहा? हाँ, ये एक अफ्रीकी इंसान है। वो है क्रिस्टी कोवेंट्री। कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री। तो किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का महिला अध्यक्ष बनाया गया? तो क्रिस्टी कोवेंट्री।
इत्माद और गदर 380 नामक मिसाइलें किस देश से संबंधित है? तो वो है ईरान से। इत्तेमाद और गदर 380 ये मिसाइल संबंधित है ईरान से। 43 नंबर का देख लीजिए। एकुबेरियन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो माफिला फुशी में। एकुबेरियन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण माफिला फुसी में। सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया। इस जैविक मत्स्य क्लस्टर को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता कौन प्रदान करेगा? तो वो नाबार्ड करेगा। सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया। इस जैविक मत्स्य क्लस्टर्स को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता कौन प्रदान करेगा? तो उसको नाबार्ड करेगा। अरब ब्लास्ट का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो वो आयोजित किया गया है दुबई में। अरब ब्लास्ट का 17वां संस्करण कहाँ किया गया? तो दुबई में। अगला, टाइम मैगजीन ने 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप। टाइम मैगजीन ने 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है? डोनाल्ड ट्रंप। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना कब प्रारंभ किया था? तो वो किया है 1 जून 2020 को। 1 जून 2020 पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि 1 जून 2020 को। बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से न्याय रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो न्यायिक बुनियादी ढांचे के प्रभाव का मूल्यांकन। बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से न्याय रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य था न्यायिक बुनियादी ढांचे के प्रभाव का मूल्यांकन। अगला, भारत का पहला केबल स्टेट रेलवे पुल कौन सा है? तो वो है अंजी खाद पुल। भारत का पहला केबल स्टेट रेलवे पुल कौन सा है? तो अंजी खाद पुल। सोनमर्ग सुरंग परियोजना का रणनीतिक महत्व मुख्यतः किस कारण से है? तो वो कारण है कि यह जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग को पूरे वर्ष सड़क संपर्क उपलब्ध कराती है। सोनमर्ग सुरंग परियोजना का रणनीतिक महत्व मुख्यतः किस कारण से है? तो यह जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग को पूरे वर्ष सड़क संपर्क उपलब्ध कराती है। इसमें सही विकल्प को बस पूछ रहा है कि कौन है। तो इसमें से उत्तराखंड राज्य के संबंध में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक के बारे में। तो उत्तराखंड दुनिया का पहला राज्य है जहां पारिस्थितिकी विकास का आकलन जीईपी सूचकांक से किया जा रहा है। उत्तराखंड दुनिया का पहला राज्य है जहां पारिस्थितिकी विकास का आकलन जीईपी सूचकांक से किया जा रहा है। जीईपी सूचकांक को जीडीपी के साथ साथ जारी करने की पहल की गई है। जीईपी सूचकांक को जीडीपी के साथ साथ जारी करने की पहल की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टेकामैक जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है, यह एक टोरॉइडल डिजाइन है जो नाभिकीय संलयन अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाता है। ये टोकामैक क्या है? तो यह एक टोरॉइडल डिजाइन है जो नाभिकीय संलयन अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्रों के माध्यम से प्लाज्मा को सीमित करता है। यह चुंबकीय क्षेत्रों के माध्यम से प्लाज्मा को सीमित करता है। इसका उद्देश्य सूर्य जैसी संलयन प्रक्रियाओं से निरंतर ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसका उद्देश्य सूर्य जैसी संलयन प्रक्रियाओं से निरंतर ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इसमें तीनों ही पॉइंट क्या है? सही है। अगला प्रश्न, भारत की पहली एजेंटिक एआई प्रणाली क्रूटी किसने विकसित की है? तो वो विकसित की है क्रूट्रीम नामक स्टार्टअप ने। एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड पहल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है केरल के द्वारा। वेटलैंड वाइज यूज के लिए प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो बनी है जयश्री वेंकटेशन। वेटलैंड वाइज यूज के लिए प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार पाने के लिए पहली भारतीय कौन बनी है? जयश्री वेंकटेशन।
आईपीएल 2050 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किस टीम के खिलाड़ी को मिला? तो वो किसको मिला है? मुंबई इंडियंस को मिला है। आईपीएल 2025 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किस टीम खिलाड़ी को मिला है? तो वो मिला है किनको? सूर्य कुमार यादव को, स्काई को जिसको कहते हैं। 57 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना किस संस्थान द्वारा संचालित है? तो वो है एनबीटी, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा। तो भारत का पहला एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ खोला गया? तो नया रायपुर में। एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन नया रायपुर में। 18 हो गया। 59 फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल किस संस्था ने शुरू की? तो वो है आईसीएमआर। फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल किस संस्था ने शुरू की? आईसीएमआर। 60 का देखिए क्या कह रहा है कि भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है कुनो गांधी सागर। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो कुनो और गांधी सागर जोड़ता है, कुनो को गांधी सागर से। भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर किस कंपनी ने खोला? तो वो किस कंपनी ने खोला? तो रेनेसेस ने। कौन सी कंपनी ने भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर किस कंपनी ने खोला? तो रेनेसेस ने। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन के बारे में चयन करें। तो देखिए गलत कथन कौन है? तो इसमें से ये वाला गलत कथन है कि स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ाकर वित्त वर्ष 2025 में 5.1 लाख करोड़ रुपए होगा। तो ये 5.1 करोड़ नहीं बल्कि 6.1 लाख करोड़ रुपए है। फिर से देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार पहला पॉइंट तो सही कह रहा है कि सरकार का लक्ष्य क्या है कि उच्च शिक्षा में 2035 तक जीईआर यानी सकल नामांकन अनुपात के 50% तक बढ़ाना है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार का लक्ष्य उच्च शिक्षा में 2025-35 तक जीईआर को 50% तक बढ़ाना है। शिक्षा पर व्यय बढ़ाकर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 लाख करोड़ रुपया करना है। शिक्षा पर व्यय बढ़ाकर कितना करना है? तो 9.2 लाख और स्वास्थ्य पर 6.1 लाख करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए सरकार कितने राशि की शहरी चुनौती निधि स्थापित करेगी? तो 1 लाख करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए सरकार कितने राशि को शहरी चुनौती निधि स्थापित करेगी? तो 1 लाख करोड़ रुपया। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि डिजिटेक पुरस्कार 2025 में बिहार को किसके लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया प्रीपेड मीटरिंग का प्रभावी कार्यान्वयन के लिए। डिजिटेक पुरस्कार बिहार को किस लिए स्वर्ण पदक मिला? तो प्रीपेड मीटरिंग का प्रभावी कार्यान्वयन के लिए। ई ग्राम कचहरी पोर्टल सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था? तो वो बताइए कहाँ शुरू किया गया है? तो वो बिहार में शुरू किया गया। कहाँ किया गया है? बिहार में शुरू किया गया है। 66 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथनों का बताइए कि कौन है। पहला, पटना के जो दीघा क्षेत्र है उसमें जेवियर विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया। तो जेवियर विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पटना के दीघा क्षेत्र में। यह संस्थान व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा के साथ साथ मूल नैतिकता और नेतृत्व कौशल भी प्रदान करेगा। ये जो जेवियर विश्वविद्यालय परिसर है यह व्यावसायिक तकनीक शिक्षा तो देगा ही, साथ साथ मूल नैतिकता कौशल भी प्रदान करेगा। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में पर्यावरण अनुकूल घंटा अभियान शुरू किया गया है। पर्यावरण अनुकूल घंटा अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य 2028 तक बिहार के हरित आवरण को 17% तक ले जाना। 2028 तक बिहार के हरित आवरण को 17% तक ले जाना। नोरेबू एआई निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है?
तो वो किया गया है नव नालंदा महाविहार राजगीर। नोरबू AI, नोरबू AI निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? नव नालंदा महाविहार राजगीर। बिहार पर्यटन नीति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन के बारे में बताएं। तो देखिए सही कथन क्या है, उपरोक्त में से सब का सब सही है। बिहार पर्यटन नीति से संबंधित प्रमुख पर्यटन स्थल, छोटे शहर और जिला मुख्यालयों तक पर्यटन सुविधाओं का विस्तार। प्रमुख पर्यटन स्थलों, छोटे शहरों और जिला मुख्यालयों तक पर्यटन सुविधाओं का विस्तार। दूसरा, स्टार रेटेड होटलों के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 10 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। तो स्टार रेटेड होटलों के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 10 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। नई नीति स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर देती है। नई नीति स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर देती है। 70 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। एक तरफ हड़प्पा कालीन स्थल है और दूसरी तरफ नदी। तो रंगपुर आपको पता है मादर नदी के किनारे है, और लोथल भोगवा नदी, और कालीबंगा घग्गर नदी, और रोपर सतलज नदी। रंगपुर मादर नदी, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, रोपर सतलज नदी। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में डैश में एक बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो वो सीतामढ़ी में। कहाँ? सीतामढ़ी में। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में सीतामढ़ी में एक बीज प्रसंस्करण यंत्र का उद्घाटन किया गया। ऋग्वेद में उल्लेखित सीता का क्या अर्थ है? तो वो है हल्के निशान, हल्के निशान। और क्या बोलते हैं, 73 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो इसमें से दोनों ही कथन सही है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंद यवन के शासक सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी पूर्व में एक युद्ध में पराजित किया था। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंद यवन के शासक सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी पूर्व में एक युद्ध में पराजित किया था। और दूसरा सही कह रहा है कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। बिल्कुल, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। गुप्त संवत कब और किस शासक द्वारा चलाया गया था? तो जो गुप्त संवत है वो 319 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलाया गया। गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शासक द्वारा चलाया गया? तो 319 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। यहाँ एक चीज जान लीजिए कि विक्रम संवत, देखिए एक तो गुप्त संवत हो गया जो 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, एक याद रखिए विक्रम संवत, एक याद रखना है विक्रम संवत, और विक्रम संवत के बारे में याद रखना है 57 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व याद रखना है। ठीक है, एक होता है शक संवत, एक होता है शक संवत, और शक संवत के बारे में याद रखना है 78 ईस्वी, 78 ईस्वी। और एक होता है हिजरी संवत। कौन सा संवत? हिजरी संवत। और हिजरी संवत का होता है 622 ईस्वी। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? तो वो अवस्थित है पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में। प्राचीन काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र तक्षशिला वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? तो पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित है? तो वो सही सुमेलित कौन सा है? तो देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। मिर्च कटिकम सुदरक के द्वारा, ये सही है, मिर्च कटिकम सुदरक के द्वारा। ठीक है, और बुध चरित्र वसुबंध के द्वारा नहीं, बल्कि कनिष्क के राजकवि अश्वघोष द्वारा, अश्वघोष द्वारा, अश्वघोष द्वारा। ठीक है, तो बुध चरित्र अश्वघोष के द्वारा, और हर्ष चरित्र बाणभट्ट के द्वारा, हर्ष चरित्र बाणभट्ट के द्वारा, और मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा। 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ
किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? वो अरबी भाषा में। 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? अरबी भाषा में। भारत में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो वो कैसे हुई थी? तो दुर्घटनाग्रस्त होने से। दुर्घटनाग्रस्त होने से कुतुब और पोलो खेलते खेलते हो गया था। 79 79 कह रहा है कथन कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण राज्यों के विरुद्ध एक व्यापक युद्ध अभियान चलाया। बिल्कुल सही। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण राज्यों के विरुद्ध एक व्यापक युद्ध चलाया, लेकिन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी राज्यों को अपने अधिपत्य में लाना चाहता था। नहीं, ऐसा नहीं चाहता था। 80 का बी देख लेते हैं। 80 का आंसर मतलब बी होगा, पहले बता देते हैं। मध्यकाल में नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, तो वो थे अमीर खुसरो। मध्यकाल में नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। एक अंग्रेज शिष्टमंडल जो 1715 ईस्वी में फर्रुखसियार के दरबार में आया था, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? तो वो किया जा रहा था जॉन सुरमन के द्वारा। जॉन सुरमन, एक अंग्रेज शिष्टमंडल ने जो 1715 ईस्वी में फर्रुखसियार के दरबार में आया था, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? तो जॉन सुरमन के द्वारा। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, तब वो हुआ था 1666 ईस्वी में। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। अब देखते हैं कथन और कारण। पहला कथन कह रहा है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की। तो बिल्कुल सही, शाह आलम द्वितीय ही थे जिन्होंने इलाहाबाद की संधि की। और इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी के देश के राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया। तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी के देश की राजनीतिक एवं संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया। तो दोनों का ही कारण भी था कथन का, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 हो गया। अब 84 का प्रश्न देखते हैं हम लोग। 84 का कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो इसमें से दोनों ही कथन क्या है? सही है। पहला कह रहा है कि सन 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? 1804 में बंबई में। और दूसरा कह रहा है कि 1823 ईस्वी में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। तो 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। 85 नंबर, भू राजस्व बंदोबस्त के लिए रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम किस वर्ष लागू किया गया था? 1792 ईस्वी में भू राजस्व बंदोबस्त के लिए रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम किस वर्ष लागू किया गया था? 1792 ईस्वी में। 86 सुगौली की संधि यानी संगौली की संधि 1816 ईस्वी में के पक्षकार हैं। तो कौन है? अंग्रेज तथा गोरखा। अंग्रेज तथा गोरखा। पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो लॉर्ड हेस्टिंग्स को दिया जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स को। 1857 के विद्रोह के बाद सैन्य पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? तो पील आयोग का। अब देखिए एक तरफ विद्रोह है, तो बताना है कि कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले बताइए कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह तो जानबे करते हैं बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ था। बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। और बुद्धू भगत छोटा नागपुर क्षेत्र से थे। छोटा नागपुर क्षेत्र से थे। और ये कब हुआ था कोल विद्रोह? तो ये हुआ था 1831 से 1832 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था। और खासी विद्रोह हुआ था 1833 ईस्वी में। खासी विद्रोह 1833 ईस्वी में। और तीरथ सिंह के द्वारा हुआ था। तीरथ सिंह के द्वारा। और कहाँ? असम में। असम में। तो असम में तीरथ सिंह के द्वारा 1833 में खासी विद्रोह। और संथाल विद्रोह आपको पता है 55 से 56 में हुआ था 1800। और ये हुआ था सिद्धू और कान्हो के द्वारा। और ये कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। और चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में हुआ था। और ये हुआ है भूषण सिंह के नेतृत्व में पलामू झारखंड। पलामू झारखंड। 90 जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा स्थापना किया गया था 1838 में। कब किया गया है? तो 1838 में। और इंडियन सोसाइटी 1872 में आनंद मोहन बोस के द्वारा। 1800
1972 में आनंद मोहन बोस के द्वारा लंदन में किया गया था। कहाँ किया गया था? लंदन में। और लैंड होल्डर सोसाइटी यानी जमींदार एसोसिएशन कलकत्ता में किया गया था। फिर रहनुमाई माजदान सभा 1851 में किया गया था। रहनुमाई माजदान सभा कब? 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। सर सैयद अहमद खान के द्वारा। 91 नंबर कह रहा है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध विचारक के भाषणों में संकलन है? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा अल्मोड़ा नामक पुस्तक में किस प्रसिद्ध विचारक में के भाषणों का संकलन है? तो स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार कीजिए और विचार करके बताइए सही कथन। तो देखिए सही कथन क्या है, तो पता चलेगा कि गांधी इरविन समझौता आपको पता होगा कि 4 मार्च, कोई कोई बुक लिखता है 5 मार्च भी, तो जैसा भी देगा आप बना लीजिएगा। और पूना समझौता कहा जाता है 24 सितंबर 1932। पूना सितंबर समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में, 17 नवंबर 1932। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना मई 1934, मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। और उसी के अनुसार मिला लेना है आप लोग को। 93 का देख लीजिए आंसर क्या होगा कि वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन की घटना देखने को मिली थी। यह क्रम का कौन सा अधिवेशन था? तो वो 23वां था। कितने नंबर का था? 23वें नंबर का था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके बताना है कि कुल कितने कथन क्रमशः सत्य एवं असत्य हैं। तो 2 और 4 जो है सत्य हैं और 1 और 3 क्या है? गलत है। फिर से देख लीजिए। पहला कि जालियांवाला, ये गलत है कि 13 अप्रैल 1919 की जांच के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे जो हुआ था सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में नहीं बल्कि हंटर कमेटी की गठन किया गया था। हंटर कमेटी, ठीक है, हंटर कमेटी। तो ये तो गलत हो गया। बाकी दूसरा सही है कि जांच समिति में अहमद खान को भारतीय सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो हाँ, जांच समिति में अहमद खान को भारतीय सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तीसरा भी गलत है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सच्चिदानंद सिन्हा ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। नहीं, इन्होंने नहीं दिया था। जो इस्तीफा देने वाले थे वो थे शंकरन नायर। कौन थे? शंकरन नायर, जो कि कार्यकारिणी वायसराय की कार्यकारिणी इस्तीफा से दे दिया। और लास्ट पॉइंट सही कह रहा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध स्वरूप जिया तरंग आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में चलाया गया था? जिया तरंग आंदोलन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चलाया गया था। 97 का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन को बताइए। तो सही कथन क्या है? गलत है। लाला लाजपत राय ने लाल कुर्ती आंदोलन से संगठित किया, तो ये लाला लाजपत राय नहीं थे बल्कि खान अब्दुल गफार खान थे। खान अब्दुल गफार खां थे। और 1930 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक जनरल बीसी जोशी था। नहीं, बीसी जोशी नहीं था, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में हुआ था। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। फिर से क्वेश्चन को मैं स्टेटमेंट को समझा देता हूँ। करा कि 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड हुआ था, उसका नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। 1934 ईस्वी में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण था। संसार का विशालतम गुंबदों में से एक गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो बीजापुर में। कहाँ स्थित है? बीजापुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 100 नंबर का। 1927 ईस्वी में गठित बटलर समिति का उद्देश्य था।
तो वो उद्देश्य था कि भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध बेहतर करना। तो 1927 ईस्वी में गठित बटलर समिति का उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध बेहतर करना। ठीक है। अब 101 नंबर, 1867 से 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो वो बताए थे दादा भाई नौरोजी ने। किन्होंने? दादा भाई नौरोजी ने। तो निम्न कथनों पर विचार करें और सत कथन कौन है ये बताइए। करा भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन ई बोरलॉग को नहीं बल्कि स्वामीनाथन को जाना जाता है। एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है भारत में। ठीक है। और भारतीय हरित क्रांति के जन्म स्थली पंतनगर को माना जाता है। हाँ, पंतनगर को माना जाता है। 103, इसमें आय के मामले में शीर्ष पायदान पर मौजूद 10% आबादी की प्रति घंटा कुल आय को निचले पायदान पर मौजूद 40% आबादी की प्रति घंटा कुल आय से विभाजित किया जाता है। तो आता है पालमा अनुपात। कौन सा अनुपात? पालमा अनुपात। 104 नंबर में देख लीजिए, भारी भरकम क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा कि बड़े सामंतों के आवंटित भूमि जगीदारी प्रणाली कहलाता था। बड़े सामंतों की आवंटित भूमि क्या कहलाता था? जमींदारी प्रणाली। और दूसरा कह रहा है कि माल गुजारी के इजारेदारों जागीरदारी प्रणाली क्या कहा जाता था? बड़े सामंतों के आवंटित भूमि। और माल गुजारी के इजारोदार अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि जमींदार प्रणाली कहलाता था। इसमें कौन सी प्रणाली कहलाता था? तो जमींदार प्रणाली। ठीक है। तो माल गुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि कहलाता था जमींदारी प्रणाली। और कहलाता था, और क्या हुआ कि ऊट किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने का अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि रैयतबारी कहलाता था। रैयतबारी कहलाता था। और ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त महलवारी कहलाता था। चलिए अगला, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में बताना। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी के बारे में। तो इसमें 2 और 3 सही है, पहला गलत है। यदि बाजार मूल्य ज्यादा है तो किसान सरकार को बेचेंगे। यदि बाजार मूल्य ज्यादा है तो किसान सरकार को बेचेंगे नहीं। अगर बाजार मूल्य ज्यादा है तो बाजार में बेच दीजिए। यह किसानों को पैदावार के लिए एमएसपी सुनिश्चित करता है, ये सही है। यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है, तो ये भी सही है कि खाद्य सुरक्षा में सहायता करती है। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति भारत में पहली बार 2000 में लाया गया था। कब आया था? 2000 में। 107 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 107 नंबर में देखिए क्या रहा है क्वेश्चन कि सही सुमेलित युग्म का चयन करें। तो इसमें 1, 3, 4 सही है। द्वितीय क्षेत्र खनन एवं उत्खनन नहीं है। ठीक है। द्वितीयक में नहीं बल्कि ये प्रथम में ही आता है। प्राथमिक क्षेत्र वानिकी मत्स्य पालन, तृतीय क्षेत्र में रियल एस्टेट, चतुर्थ क्षेत्र में तकनीकी कौशल आता है। निम्न युग्मों में गलत युग्म का चयन करें। तो बताइए कि गलत युग्म क्या है। इसमें सही युग्म सुमेलित है। कि साधन लागत पर शुद्ध है राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू होता है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल ह्रास। और दूसरा होता है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? साधन लागत पर तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। ये साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और क्या होता है? तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और विचार करके बताइए सही कथन क्या है। तो इसमें से जो सही कथन होगा वो पहला होगा। इसके 3 मूलभूत आयाम हैं। लंबा स्वस्थ जीवन, ज्ञान की उपलब्धि, एक अच्छा जीवन स्तर शामिल है। इसमें गलत है। तो सूचकांक का मान 0 या 0 के आसपास होने अच्छी स्थिति कहलाता है। बस संतुलित विकास का द्योतक है, ये बिल्कुल गलत है। 110 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जीडीपी की गणना निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो किसी देश के नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित आय नहीं किया जाता है। बाकी वस्तुओं और सेवाओं पर अंतिम उपभोग व्यय शामिल किया जाता है। सरकार का व्यय शामिल किया जाता है। सकल पूंजी निर्माण भी शामिल किया जाता है। लेखक विशुद्धि मग एक थेरवाद बौद्ध पाठ है जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है बुद्ध घोष द्वारा।
किसके द्वारा? बुध घोष के द्वारा। प्राचीन बिहार का कौन सा राजवंश पितृहंसा राजवंश के नाम से जाना जाता है? तो वो है हर्यक वंश। दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने हस्तांतरित की थी? तो वो किया था, किसने हस्तांतरित किया था? तो वो किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था? तो वो कौन नहीं करता था? उज्जैनिया राज नहीं करता था। बाकी ओइनवार राजवंश, देनवार राजवंश, कर्नाट वंश, दरभंगा राजवंश ये सब करता था। बिहार में यूरोपीय कंपनियों का कोठी के बारे में बताना है। तो चलिए देखिए, एक चीज ऊपर में थोड़ा सा याद करवा देता हूँ। और कह रहा है कि कर्नाट वंश जो कि शासन किया था 1097 से लेके 1378, जो कि संस्थापक थे नान्यदेव। कौन थे? नान्यदेव। और दरभंगा राज की बात करें तो ये शासन किए थे 1557 से 1947, जिसके संस्थापक थे महेश ठाकुर थे, महेश ठाकुर। और अगर बात करें इसका ओइनवर राजवंश का, तो 1325 से 1669 तक शासन किए थे, 1669 तक। और नाथ ठाकुर इसके संस्थापक थे। अब देखते हैं 115 में मिलान पूछ रहा है कि कौन को ये मिलान करने कह रहा है। तो चलिए मिलान करते हैं। डच लोग 1632 में आए थे, अंग्रेज लोग 1651 में, और डच लोग, डेनिश लोग आए थे 1774 में। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? भागीरथी नदी के तट पर। 1789-94 के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए तमार विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था भोलानाथ सहाय ने। किन्होंने किया था? भोलानाथ सहाय ने। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन का महासचिव कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। एक तरफ किसान क्षेत्र है, दूसरा तरफ उसका कार्य क्षेत्र है। तो देखिए, यदुनंदन शर्मा की बात करें तो वो गया से संबंधित थे, और यमुना कार्य का संबंध कहाँ से था? तो दरभंगा से था। यमुना कार्य दरभंगा, यदुनंदन शर्मा गया, और राहुल संकृतान अंबारी से थे, कार्यानंदन शर्मा मुंगेर से, कार्यानंदन शर्मा मुंगेर से। 120। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करके सही कथन बताना है। तो भारत और बिहार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पहली बार 1985 में प्रकाशित हुई। तो नहीं, 1987 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। ठीक है, यह हर 2 साल पर जारी किया जाता है। 2023 का रिपोर्ट इसकी 18वीं रिपोर्ट थी। 2023 का रिपोर्ट ये 18वीं रिपोर्ट था। बाकी इसके अनुसार बिहार का वन क्षेत्र 75-32 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8% है। 121 नंबर। दिए गए विकल्प के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम औसत वर्षा दर्ज की गई है? तो अरवल में सबसे कम दर्ज की गई है। ठीक है, अगर अरवल से पहले पूछे तो कटिहार में बताइएगा। कटिहार में 120 से 140 सेंटीमीटर किया गया है। दरभंगा में 104 से 145 सेंटीमीटर का बारिश हुआ है। और पश्चिमी चंपारण में पूछे तो 104 से 145, यहाँ भी पश्चिमी चंपारण में भी। 122 का प्रश्न पूछा जाए तो 122 में देखिए क्या कह रहा है, मिलाने कह रहा है बिहार की नदियां। तो मिलाइए। तो कर्मनाशा नदी चौसा में, गंगा में मिलता है, चौसा में आ जाता है कर्मनाशा नदी, और गंगा में मिल जाता है। और बूढ़ी गंडक खगड़िया में जाके मिलता है, और गंडक जो है सोनपुर में जाके मिलता है, और कोसी कोसिला में गंगा में जाके मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 123 नंबर। बिहार विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 1/6 होती है। राज्यपाल के द्वारा मनोनीत से कितना होता है? 1/6 होता है। हम लोग प्रश्न देखेंगे 124 नंबर। गोवर्धन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन बताएं। तो गोवर्धन योजना के बारे में जिला स्तर पर कृषि एवं पशुपालन अपशिष्ट के निपटान हेतु बायोगैस उत्पादों का उत्पादन, जिला स्तर पर कृषि एवं पशुपालन अपशिष्टों के निपटान हेतु बायोगैस उत्पादों का उत्पादन, और 31 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण। 38 जिला में से 31 जिला में गोवर्धन इकाई का निर्माण हो रहा है। अब बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में बताना है सही कथन। तो इसमें से देखिए, 2024-25 में बिहार सरकार के कुल व्यय में योजना व्यय 101,835 करोड़ रुपया है। कुल व्यय कितना है? तो 101,835
35 करोड़, और 2024-25 में स्थापना व्यय से कम है, तो ये गलत है। राजकोषीय घाटा FRBM अधिनियम 2023 के सीमा के अंतर्गत है, तो राजकोषीय घाटा FRBM अधिनियम 2023 के सीमा के अंतर्गत है। नीति दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड में। नीति दर्रा उत्तराखंड में। बनिहाल दर्रा कहाँ मिलेगा, जम्मू कश्मीर में। जेलेपला दर्रा कहाँ मिलेगा, तो वो, और जेलेपला के साथ साथ नाथुला भी याद रख लीजिए, कहाँ मिल जाएगा, तो वो मिल जाएगा सिक्किम में। कहाँ मिल जाएगा, सिक्किम में। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। बनिहाल जम्मू कश्मीर में। और नीति हो गया, बॉमडीला मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, और याद रख लीजिएगा। गलत जोड़ा को जोड़ो चुनने कह रहा है, तो गलत जोड़ा में देख लीजिए थोड़ा। दूध सागर झरना कहाँ मिल जाएगा, तो दूध सागर मिल जाएगा कर्नाटक में नहीं बल्कि गोवा में। और किस नदी के तट पर, तो मांडवी नदी पे है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में। और एक याद रखिए, जोग जलप्रपात जो कि शरावती नदी पे है, जलप्रपात शरावती नदी पे कर्नाटक में। और दुदुमा कहाँ है, तो उड़ीसा में, मच्छकुंड नदी पे उड़ीसा में है, ठीक है। 128 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 128 नंबर में कह रहा है प्रश्न कि पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन से ग्रह स्थित है, तो वो जो ग्रह है वो है बुध और शुक्र। पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन है, तो बुध और शुक्र है। 129 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रूढ़ देश है, तो वो है लाओस। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रूढ़ देश लाओस है। पैंजिया से अलग हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है, तो गोंडवाना लैंड कहा जाता है। कौन कहा जाता है, गोंडवाना लैंड। अब देखते हैं सही कथन के बारे में। तो इसमें देखिए दूसरा कथन केवल सही है कि प्लेट टेक्टोनिक्स अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया। बाकी नजका प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के स्थित है, यही वाला गलत है, क्योंकि ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है। दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में है। अगला प्रश्न, जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू आकृति क्या होती है, तो वो क्या हो जाती है, तो वो हो जाती है ऑक्सबो झील। जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू आकृति क्या होती है, ऑक्सबोली। अगला प्रश्न देखते हैं, जनजाति है और दूसरी तरफ जगह है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में। और टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी पर। और चेंचू जनजाति केरल में। और बाकी है डोंगरिया कोंध कहाँ है, तो उड़ीसा में है। तो इस तरीके से ये प्रश्न हो गया। 134 नंबर। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो उत्तर काशी गंगा नदी के तट पर नहीं है, बाकी भागलपुर, कानपुर, फतेहपुर गंगा नदी के तट पे है। सही कथन के बारे में बताने कह रहा है, तो पहला कह रहा है कि चीनी विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। बिल्कुल, चीनी जो है विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है, और मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है। मध्य प्रदेश तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 136 का। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो अफ्रीका है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर घटते क्रम में महाद्वीप पूछे तो एशिया बताइएगा सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका होगा, और फिर उत्तर अमेरिका होगा, फिर कौन होगा, उत्तर अमेरिका, फिर कौन होगा, दक्षिण अमेरिका, के बाद होगा अंटार्कटिका के बाद होगा यूरोप के बाद होगा ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा। 137 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होता है, तो वो है ऑर्गन। कौन है, ऑर्गन। अगला प्रश्न 138 नंबर का। 138 नंबर में कह रहा है कि अन्नामुडी के दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। अन्नामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, यह तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है, तो यही गलत है कि यह तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में स्थित नहीं है। ये अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहाँ, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। 139 नंबर।
कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और ये भारत का अक्षांशीय विस्तार इतना है। और भारत का अगर देशांतरीय विस्तार पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये देशांतरीय विस्तार है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार अनुच्छेद 356 के संदर्भ में संविधान के साथ एक धोखा है? तो नामबियार ने कहा था, एम के नामबियार ने कहा था। 142 कह रहा है कि प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित थे। प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित थे। 143 के मिलान करने कह रहा है, इसमें एक अध्यक्ष और दूसरा समिति है। तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति का सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल, और नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, और मूल अधिकार पर सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसी मुखर्जी के बारे में कुछ खास है नहीं। तो चलिए, राजभूमि सुधार अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा को सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक कौन सी अनुसूची लाया गया था? और 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन बताइए। पहला कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत उपाधियों का निषेध किया गया था। नहीं, अस्पृश्यता का अंत किया गया था 17 के तहत। और धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 के तहत प्रदान किया गया है। तो सही है। 146 का क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समावेश किस समिति की अनुशंसा के आधार पर किया गया? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? तब वो शामिल किया गया है 70वां। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? तो 70वां। 148 नंबर का प्रश्न देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो वो शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो वो आती है प्रारंभिक या मूल अधिकारता के अंतर्गत। प्रारंभिक या मूल अधिकारता के अंतर्गत। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो प्रारंभिक या मूल अधिकारता के अंतर्गत। 149 नंबर का प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके बताइए कि कौन से कथन असत्य है। तो इसमें से केवल दूसरा कथन ही असत्य है, बाकी पहला कि इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाते हैं, ये सही है। इसमें संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाते हैं। इसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाते हैं। लास्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, मिलान करने का रहा है। तो चलिए मिलान करते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC 1993 में स्टैब्लिश हुआ था, और CVC यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, और प्रवर्तन निदेशालय 1956 में, और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में। तो इस तरीके से दोस्तों पूरे ये 11 शेष संख्या खत्म हो गया। अब 12 नंबर का शेष संख्या चाहिए, तो अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में वो भी दे दूंगा। तो टोटल 4 वीडियो और लग जाएंगे। मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी मेरा चैनल शेयर करें। धन्यवाद।